हिंदुस्तान में जो 2008 तक जो प्रोस्टिट्यूट्स की संख्या थी वो 30 लाख थी। अब जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा वेश्याएं हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है कि प्रोस्टिट्यूशन करना लोगों का हक है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंदर कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में तो आप जानते हैं बेरोज़गारी तमाम चीज़ें बढ़ी रही हैं और महंगाई चरम पे है। उसके साइड इफ़ेक्ट भी कई हो रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपसे बात हो रही है कि बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं जो आगे चल के देश के लिए ख़तरनाक, सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। उनके बारे में आपने भी बातचीत की थी, वो क्या है जरा हमारे दर्शकों को आप 2020 में जब कोरोना ने पांव पसारे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों के पास रोज़गार छिन गया, लोगों के पास आय के साधन नहीं हैं लोगों को, लेकिन तब भी खाना खाने के लिए गेहूं, चावल, चीनी, आटा ज़रूर चाहिए। और जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो दुनिया में एक बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोफेशन है वो है प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति। कि वैश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पहला व्यवसाय माना गया, क्योंकि भूखा आदमी भूखा मरता क्या ना करता। अब हिंदुस्तान में जब ये सरकार ने आंकड़े रखे कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया कि उन्हें नौकरी लगे, उनकी नौकरी की जगह जो है कुल 7.22 लाख लोगों की नौकरी लगी। अर्थात अगर हम प्रतिशत पे बात करें तो 1% का भी 1/3 जी 1/3 लोगों को अगर नौकरी मिली तो ऐसी हालत में हम समझ सकते हैं कि देश में हालत बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसी हालत में जो सबसे आसान चीज़ है लोगों के लिए वो है प्रोस्टिट्यूशन। हिंदुस्तान में जो 2008 तक जो प्रोस्टिट्यूट्स की संख्या थी वो 30 लाख थी। अब जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा वेश्याएं हो गई हैं। और वेश्याओं का जो जिसे हम रेड लाइट एरिया कहते हैं उसका संख्या जो थी 2008 में 1170 थी, जो अब बढ़कर 3000 से ज़्यादा हो गई। और यही नहीं, प्रोस्टिट्यूशन जो है अब गली मोहल्ले गांव यानी सड़क हर जगह फैलता जा रहा है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि चाहे ब्यूटी पार्लर की आड़ में हो या जिम की आड़ में हो या मसाज पार्लर की आड़ में हो, देश में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब प्रोस्टिट्यूशन बढ़ने को हम जो है बुरा मानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोस्टिट्यूशन एक व्यवसाय है, प्रोस्टिट्यूट्स को परेशान पुलिस को नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है कि प्रोस्टिट्यूशन करना लोगों का हक है। अब प्रोस्टिट्यूशन की सबसे बुराई क्या है? सबसे बड़ी बुराई है कि प्रोस्टिट्यूशन की वजह से देश में यौन रोग बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। अब एक बीमारी होती है जिसे ट्रिक बोलते हैं, ट्राइकोसिसमेनिया बोलते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया से फैलता है। अब बैक्टीरिया से फैलता है तो ये जब फैलता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी से सेक्स करता है तो एक से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, तीसरे ट्रांसफर। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में मैंने एक पर्चा देखा जिसमें 17 साल के लड़के को ट्राइकोसिसमेनिया हो गया, जो कि एक तरह से समझिए कि जो हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट है उसका उल्लंघन है। छोटे बच्चे को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीमारी क्या होती है? संचारित होती है, ये एक दूसरे से दूसरे आदमी में जाती है। और जाने की वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो बीमार लोग हैं इस समय देश में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो चुकी है हिंदुस्तान में। WHO ने कहा है कि हर साल जो है 30 लाख लोगों को हर महीने जो है 30 लाख लोगों को बीमारी हो रही है। और ये बीमारी हो रही है और इसकी ओर सरकार का ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार उन कामों में लगी हुई है, हमारी मेडिकल सुविधाएं जो ध्वस्त हैं। अब मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि एक आदमी अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो तकरीबन उसका 12,000 रुपये खर्च होता है बीमारी के इलाज के लिए। 1,500 डॉक्टर लेगा आपकी कंसल्टेंसी के लिए, आपसे 1,500 में जो है वो कहेगा दवाइयाँ लो, और 6,000 रुपये उसके जो आप उसके टेस्ट कराते हैं जाकर किसी भी लैब में, तो वहाँ पर जो है आपके खर्च होते हैं। तो समझिए गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं वो अपना इलाज कैसे कराएगा? तो ये मेरा मानना है कि सरकार को इस बारे में एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग ऐसी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं आपके स्वास्थ्य को, देश के स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। और ये गुप्त रोग इसलिए नहीं बोला जाता था पहले भी कि लोग इन बातों को छिपाते हैं,
बताते नहीं हैं। जी जी जी। अब बताते नहीं हैं तो ये जो व्यवसाय है उनकी वजह से बड़ी तेज़ी से फैलती है, क्योंकि उनका यौन संसर्ग जो है एक साथी के साथ नहीं होता, कई लोगों के साथ होता है और ये रोग संचारी होते हैं। और ऐसी हालत में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को रोज़गार दे। जब रोज़गार मिलेगा, जब लोगों को खाने पीने के लिए, अपनी सुविधाएं के लिए चीज़ें मिलेंगी, तो इस प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय पर भी रोक लगेगी। और मेरा मानना है कि अगर कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी त्रासदी अभी हिंदुस्तान के लोगों को झेलनी है वो यौन रोगों की झेलनी है, और यौन रोगों को रोकने के लिए सरकार को हर कदम पर हर तरह से लोगों को जागरूक करना जरूरी है। और इसके लिए सरकार को, जैसे कुष्ठ के लिए या और रोगों के लिए सरकार मुफ्त दवाइयाँ देती है, वो देनी चाहिए, ताकि कोरोना के बाद हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग जो बेरोजगार हैं उनको संभलने का मौका मिले और वो जीवन ऐसा जी सके जिसमें वो स्वस्थ नागरिक बने। क्योंकि स्वास्थ्य जो है एक नागरिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी सेहत ही खराब रहेगी, आप जानते हैं थोड़ी भी बीमारी हो जाए, सर दर्द हो जाए, पाँव में दर्द हो जाए, चोट लग जाए, तो आदमी का सारा मूड जो है ख़राब हो जाता है, उसका खाना पीना सब हराम हो जाता है। तो ऐसी हालत में मेरा सरकार से निवेदन है, मैं जनरली निवेदन नहीं करता, लेकिन मेरा लोगों से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि वो इस समस्या को गंभीरता से ले और इसका इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छिपी हुई बीमारी जो बहुत खतरनाक होने वाली है उसकी तरफ आपने इंगित किया। सरकार को भी चेतना चाहिए, जनता को भी चेतना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर एक बार रविंदर कुमार जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।